आज है 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अमेरिकी बाजार में टेक शेयरों की भारी बिकवाली देखने को मिली, जिसकी वजह से नैस्डैक करीब 350 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। पिछले 4 में से 3 सत्रों में नैस्डैक करीब 600 अंक टूट चुका है, जिससे टेक सेगमेंट में दबाव साफ नजर आ रहा है। टेक के उलट ओल्ड इकोनॉमी शेयरों में रोटेशन देखने को मिला, जिससे डाउ जोन्स की गिरावट सीमित रहकर करीब 160 अंकों तक ही रही। वॉलमार्ट का मार्केट कैप पहली बार $1 ट्रिलियन के पार पहुंचा, जिसने डाउ को सपोर्ट दिया। पेप्सिको के मजबूत नतीजों के बाद उसका शेयर करीब 5% उछला, जिससे डाउ को और मजबूती मिली। इसके अलावा जेपी मॉर्गन और सिटी ग्रुप जैसे बैंकिंग शेयरों ने भी बाजार को संभालने में मदद की। S&P 500 इंडेक्स भी 1% से ज्यादा गिरा, लेकिन इसके बावजूद मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहा। इसका मतलब ये है कि गिरावट के बीच भी कई शेयरों में खरीदारी बनी रही और दबाव सिर्फ चुनिंदा सेक्टर्स तक सीमित था। एंथ्रोपिक के ऑटोमेशन टूल लॉन्च के बाद SaaS कंपनियों के बिजनेस मॉडल को लेकर चिंता बढ़ गई। इसी डर की वजह से गार्टनर का शेयर करीब 21% टूट गया, जबकि अडोबी और सेल्सफोर्स जैसे दिग्गज शेयरों में 6 से 8% तक की गिरावट आई। माइक्रोसॉफ्ट में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली और शेयर करीब 3% टूटा, जिससे नैस्डैक पर और दबाव आया। वहीं AMD के कमजोर गाइडेंस के बाद एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में इसके शेयर भी तेजी से फिसल गए। ऑयल प्राइसेस में शुरुआती गिरावट के बाद जोरदार रिकवरी आई, जब US नेवी ने ईरान से जुड़े ड्रोन को गिराने की जानकारी दी। ईरान से जुड़े नए तनावों ने कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट दिया। गोल्ड और सिल्वर में पिछले शुक्रवार और सोमवार की भारी बिकवाली के बाद अब रिकवरी देखने को मिली। वहीं डॉलर में भी मुनाफा वसूली आई, क्योंकि इसमें पिछले साल अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी 2 दिन की तेजी देखी गई थी। आने वाले दिनों में बाजार की चाल नतीजों पर भी निर्भर रहेगी, क्योंकि इस हफ्ते Amazon और अल्फाबेट समेत 100 से ज्यादा S&P 500 कंपनियां अपने नतीजे जारी करने वाली हैं। अल्फाबेट के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे, जबकि Amazon गुरुवार को रिपोर्ट करेगा। US में ट्रेड हो रहे इंडियन स्टॉक्स के ADRs में कमजोरी दिखी, जहां इन्फोसिस, विप्रो, ICICI बैंक और HDFC बैंक ADRs दबाव में रहे। वहीं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ADR ने गिरते बाजार में भी मजबूती दिखाते हुए बढ़त दर्ज की। इंडिया US ट्रेड डील के बाद सबसे बड़ा असर उन सेक्टर्स पर दिखा है जिन पर पहले करीब 50% तक टैरिफ था। अब टैरिफ घटकर लगभग 18% आने से इन सेक्टर्स का एक्सपोर्ट बिजनेस दोबारा पटरी पर आने की उम्मीद बनी है। इसी वजह से बाजार में चुनिंदा शेयरों में तेज रैली देखने को मिली। ऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर पर पहले कुल टैरिफ 54% तक पहुंच गया था, जिससे एक्सपोर्ट काफी प्रभावित हुआ। ट्रेड डील के बाद टैरिफ घटने से ये सेक्टर फिर से ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन सकता है। इसका सीधा फायदा केमिकल कंपनियों को मिल सकता है। सी फूड और श्रिम्प से जुड़े सेक्टर्स इस डील के सबसे बड़े फायदेमंद रहे हैं। भारत का अमेरिका में इस सेगमेंट में बड़ा मार्केट शेयर है और पहले भारी टैरिफ की वजह से मार्जिन दबे हुए थे। अब टैरिफ कम होने से कमाई और डिमांड दोनों में सुधार की उम्मीद है। कार्पेट्स, टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर लंबे समय से दबाव में थे, क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा था और ऑर्डर दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे थे। अब टैरिफ कम होने से भारत को दोबारा ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ी है। इससे इन सेक्टर्स में रिकवरी का रास्ता खुलता दिख रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को भी 50% टैरिफ की वजह से बड़ा झटका लगा था, जिससे एक्सपोर्ट और रोजगार दोनों प्रभावित हुए। अब टैरिफ घटने से इस सेक्टर में धीरे धीरे कमबैक की उम्मीद बनी है। निवेशक इसी रिकवरी थीम पर फोकस कर रहे हैं। स्टील, एल्यूमिनियम और मशीनरी जैसे हेवी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पर भी टैरिफ का बड़ा असर था। ट्रेड डील के बाद यहां भी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ कैटेगरी में शर्तें अलग हो सकती हैं, फिर भी ओवरऑल सेंटिमेंट पहले से बेहतर हुआ है। फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और स्मार्टफोन्स ऐसे सेक्टर्स रहे जिन पर पहले भी टैरिफ नहीं था और अब भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ। अमेरिका की ज़रूरतों की वजह से इन पर टैरिफ लगाना मुश्किल था, इसलिए इन शेयरों में ट्रेड डील के बाद खास रिएक्शन नहीं दिखा। निफ्टी 50 ने अपना 200 DMA करीब 25,250 और 100 DMA करीब 25,630 दोबारा हासिल कर लिया है। ये लंबी अवधि के ट्रेंड के लिए मजबूत संकेत माना जाता है। आम भाषा में कहें तो बाजार ने अपनी खोई हुई ताकत वापस पा ली है। HDFC सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी का मानना है कि जब तक निफ्टी 25,600 के ऊपर बना रहता है, तब तक ऊपर की दिशा खुली हुई है। उनके अनुसार पहले 26,000 और उसके बाद 26,300 तक की चाल देखने को मिल सकती है, यानी 25,600 अब बाजार के लिए अहम सपोर्ट बन चुका है।
सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी चार्ट को पॉजिटिव मान रहे हैं और उनके मुताबिक निफ्टी की बनावट 26,100 की ओर इशारा कर रही है। जब तक इंडेक्स 25,250 के ऊपर टिका रहता है तब तक गिरावट पर खरीदारी यानी बाय ऑन डिप्स की रणनीति सही रहेगी। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि एक ही सत्र में बाजार की सोच पूरी तरह बदल गई है। पहले जहां सेल ऑन राइज का माहौल था, अब वो साफ तौर पर बाय ऑन डिप्स में बदल चुका है। उनके मुताबिक 25,470 से 25,500 का जोन मजबूत सपोर्ट है, जबकि 26,000 से 26,200 के पास रुकावट आ सकती है। HDFC सिक्योरिटीज के विनय राजानी के अनुसार 24,571 के स्विंग लो से करीब 1,770 अंकों की तेज रिकवरी अपने आप में बड़ी बात है। इस उछाल ने निफ्टी को 20, 50, 100 और 200 DEMA के ऊपर पहुंचा दिया है। ये सभी टाइम फ्रेम पर बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। 3 फरवरी DII ने बाजार में हल्की लेकिन पॉजिटिव खरीदारी दिखाई। उन्होंने करीब 26,155 करोड़ रुपए की खरीद और 25,809 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जिससे नेट 345 करोड़ रुपए की खरीद दर्ज हुई। इसका मतलब है कि घरेलू संस्थागत निवेशक बाजार में भरोसा बनाए हुए हैं। वहीं FII इस दिन बाजार के सबसे बड़े सपोर्टर बनकर सामने आए। उन्होंने 26,883 करोड़ रुपए की भारी खरीदारी की, जबकि बिकवाली 21,456 करोड़ रुपए रही, जिससे नेट 5,426 करोड़ का मजबूत इनफ्लो आया। यही वजह है कि बाजार में इतनी तेज रैली और मजबूत क्लोजिंग देखने को मिली। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। मैनकाइंड फार्मा ने Q3 में 408.7 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही से करीब 7.5% ज्यादा है। कंपनी की कमाई भी मजबूत रही और रेवेन्यू 11.5% बढ़कर 3,567 करोड़ रुपए पहुंच गया। ऑपरेशनल लेवल पर भी सुधार दिखा, जहां एबिडा और मार्जिन दोनों में हल्की लेकिन स्थिर बढ़त देखने को मिली। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के लिए Q3 थोड़ा मिला जुला रहा, जहां नेट प्रॉफिट पिछली तिमाही के मुकाबले 33% गिरकर 120 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कंपनी का रेवेन्यू 6.6% बढ़कर 2,467 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही कंपनी ने निवेशकों को खुश करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 5.5 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया। आदित्य बिरला कैपिटल ने Q3 में शानदार प्रदर्शन किया और नेट प्रॉफिट 41% की मजबूत बढ़त के साथ 893 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कंपनी की कुल आय भी तेजी से बढ़ी और रेवेन्यू 30% उछलकर 14,181 करोड़ रुपए हो गया। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल बिजनेस में ग्रोथ का मोमेंटम बना हुआ है। बजाज फाइनेंस के सालाना नतीजों में नेट प्रॉफिट में करीब 5.6% की गिरावट देखने को मिली और मुनाफा 4,066 करोड़ रुपए रहा। इसके बावजूद कंपनी की असली ताकत उसकी लेंडिंग ग्रोथ में दिखी, जहां नेट इंटरेस्ट इनकम 20.6% बढ़ा। साथ ही ग्रॉस NPA 1.21% पर कंट्रोल में रहा, जो एसेट क्वालिटी को मजबूत बताता है। नजारा टेक के लिए Q3 चुनौतीपूर्ण रहा, जहां नेट प्रॉफिट 35.8% घटकर 8.8 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी के रेवेन्यू में भी सालाना आधार पर 24% की गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट गेमिंग और डिजिटल बिजनेस में धीमी ग्रोथ की तरफ इशारा करती है। गोदरेज एग्रोवेट ने Q3 में 109.9 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग स्थिर रहा। हालांकि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव रही और आय 11% बढ़कर 2,718 करोड़ रुपए हो गई। इससे साफ है कि बिक्री बढ़ी है, लेकिन मुनाफे पर दबाव बना रहा। भारत कोकिंग कोल के नतीजे इस तिमाही कमजोर रहे और कंपनी को 23 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 425 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। कोयला सेक्टर में लागत और अन्य चुनौतियों का असर सीधे नतीजों में दिखा। JK लक्ष्मी सीमेंट का Q3 प्रॉफिट 23% गिरकर 57 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि कंपनी की रेवेन्यू में 6.3% की बढ़त रही और एबिडा में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसके बावजूद एबिडा मार्जिन में गिरावट आई, जिससे मुनाफे पर दबाव साफ नजर आता है। V2 रिटेल ने Q3 में जबरदस्त प्रदर्शन किया और नेट प्रॉफिट करीब 2 गुना होकर 102.06 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी मजबूत रही और बिक्री 57% से ज्यादा बढ़ी। एबिडा में तेज उछाल ये दिखाता है कि ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी काफी बेहतर हुई है।
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने Q3 में 623.84 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो सालाना आधार पर करीब 12% ज्यादा है। खास बात ये रही कि कंपनी का मुनाफा बाजार के अनुमान से भी ऊपर रहा। इससे पता चलता है कि कंज्यूमर डिमांड और ब्रांड स्ट्रेंथ अभी भी मजबूत बनी हुई है। त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के Q3 नतीजों में नेट प्रॉफिट लगभग स्थिर रहा और हल्की सी 0.3% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन रेवेन्यू में 24% की तेज बढ़त देखने को मिली, जो मजबूत ऑर्डर एग्जीक्यूशन का संकेत देती है। यानी बिक्री अच्छी रही, भले ही मुनाफा लगभग वहीं ठहरा रहा। DLF ने कोलकाता में अपने ITITS, SEZ एसेट और जमीन के कुछ हिस्से सृजन ग्रुप को कुल 670 करोड़ रुपए में बेचने का समझौता किया है। इसमें टेक पार्क 2 और अलग अलग लैंड पार्सल शामिल हैं। ये SEZ बिजनेस DLF की कुल वित्त वर्ष 25 की आय का करीब 1.49% योगदान देता था। आरती ड्रग्स ने Q3 में 40.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो सालाना आधार पर करीब 9.5% ज्यादा है। रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद एबिडा और मार्जिन में गिरावट आई, जिससे ऑपरेशनल प्रेशर साफ दिखा। कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के लिए 2 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है। नजारा टेक्नोलॉजीज के Q3 नतीजे मिले जुले रहे, जहां प्रॉफिट और रेवेन्यू सालाना आधार पर घटे, लेकिन पॉजिटिव बात ये रही कि बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से एबिडा में 81% की जबरदस्त उछाल आया। इससे कंपनी के मार्जिन में तेज सुधार देखने को मिला। शीला फोम लिमिटेड के Q3 नतीजों में बड़ा सरप्राइज देखने को मिला और नेट प्रॉफिट 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 52.57 करोड़ रुपए पहुंच गया। रेवेन्यू में भी 11% की ग्रोथ रही, जिसमें मैट्रेस और फोम दोनों सेगमेंट का अच्छा योगदान रहा। इसी वजह से शेयर में भी तेजी देखने को मिली। IRFC ने VOCPA और सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ आउटर हार्बर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए MOU साइन किया है। इस समझौते का मकसद आउटर हार्बर के विकास के लिए फाइनेंसिंग और निवेश के नए मौके तैयार करना है। इससे भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के Q3 नतीजों में घाटे में सुधार देखने को मिला और नुकसान घटकर 43.5 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी की रेवेन्यू और एबिडा दोनों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई, जिससे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर हुई। एबिडा मार्जिन भी बढ़कर 12.5% पहुंच गया, जो रिकवरी